बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इमरान खान के एक बयान पर बहस चल रही है कि इसने ये बात क्यों की कि हम अगले 10 महीने तक भी तहरीक चलाएंगे, और कुछ लोग इसका ये मतलब निकाल रहे हैं कि इसने यानी हालात को कबूल कर लिया है, अपनी शिकस्त का एतराफ़ कर लिया है, और अगरचे ये शिकस्त अपनी मान चुका है, लेकिन ये जो बयान है ये एक किस्म का डिसेप्शन है और धोखा दे रहा है। इसका असल मकसद जो है वो कुछ और है, उस पर हम बात करेंगे। और दूसरा ये है कि एक इतला पता चली है कि जनरल आसिम नसीर से इमरान खान की दुश्मनी बहुत ज़्यादा है, और ये किसी भी सूरत में उनको आर्मी चीफ नहीं देखना चाहता। लेकिन असल में जनरल आसिम नसीर का इमरान खान से भी ज़्यादा दुश्मन कोई और है, और उसी ने इमरान के गले में पट्टा डालकर उसे ये मजबूर किया है कि इस ये तकरीर नहीं होने देनी। और ये हस्ती वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये कोई और चीज़ है। तो तीसरी ये है कि इमरान खान की जिल्लत और रसवाई का जो मौसम है और जिस तरह इसके खाब शिकस्त हुए हैं, तो उसके बाद आपने देख लिया होगा कि ये पिछले कुछ दिनों से कितना ज़्यादा रुसवा हो रहा है। यहाँ तक के मौसम यहाँ तक बदला है कि सुप्रीम कोर्ट से इससे ये बात सुनने को मिले कि इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस देने के लिए हमारे पास खासा मवाद मौजूद है। और ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने कुछ ही अर्सा पहले ये कहा था कि हो सकता है इमरान खान को अदालत का आर्डर मिला ही ना हो, लिहाजा वो तौहीन अदालत का मुर्तकब कैसे हो सकता है। और तौहीन अदालत का नोटिस जब जारी करने की बात एक जज ने की तो बाकी जजों ने उससे इत्तेफाक नहीं किया, और इसकी इस वाज़ेह जानबदारी पर इमरान खान बहुत खुश था। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क जो हैं वो बदलते मौसम की निशानी है। इमरान खान के लिए जो हालात आने वाले हैं ये से अब आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा हो रहा है कि वो बादे बहारी गई, अब धूप निकल आई है और चुभ रही है। तो इसके अलावा एक खबर ये भी है कि सैलाब ज़दगान के लिए इसने जो चंदा इकट्ठा किया था उसकी असल मालियत वो नहीं है जो उसने बताई है, लेकिन जितना भी चंदा इसने लिया उसमें से सैलाब ज़दगान पर तो कोई 1 रुपया भी नहीं खर्च किया, लेकिन वो धरने पर खर्च हो रहा है। और ये हमारे सीधे सीधे नकात हैं। तो सर फहरिस्त ये है कि इसने जो 10 महीने की बात की तो कुछ फहम जो ज़ाहरी माने इसके ले रहे हैं मुझे है कि इमरान खान अंदर से टूट गया है, और वो अब ये तहरीक 10 महीने तक जारी रखने का मतलब ये है कि उसने सूरत हाल से लिबा कर लिया है, और वो 10 महीने के बाद 10 महीने तक अपनी इंतखाबी तहरीक चलाता रहेगा। ये मतलब जो ज़ाहरी तौर पर दिया गया है। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि ये डिसेप्शन है। इसका बयान का मकसद ये है कि गवर्नमेंट भी रिलैक्स हो जाए कि इसका तो लंबा प्रोग्राम है, कोई ऐसा मसला लॉन्ग मार्च में कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ज़ाहिर है कि इमरान खान के बुरे दिन आ गए हैं, और जो चाल चल रहा है वो फौरन ही पकड़ी जाती है। वफाकी हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत से ज़्यादा किसी और ने ऐसे इंतजाम कर लिए हैं कि मसूद के जो लॉन्ग मार्च के अज़ाइम हैं वो पूरे नहीं हो सकेंगे। इसके जो अज़ाइम हैं वो बिल्कुल ज़ाहिर हो चुके हैं, इसके अपने बयानात से ज़ाहिर हो चुके हैं। फैसल बावड़ा साहब ने बता दिया कि ये खूनरेजी करेगा, इसने खुद बता दिया कि अगर इलेक्शन ना कराए गए तो फिर खूनरेजी होगी, और शेख रशीद ने भी कह दिया कि लाशें गिरी तो सब कुछ निमट जाएगा। और फवाद चौधरी ने भी इसी किस्म की बात की। तो खूनरेजी का मनसूबा तो है, वो 5000 अफराद आएंगे, पहाड़ों से उतरेंगे और इस्लामाबाद में ये करेंगे, पिंडी के GSTU तक जाएंगे, वहाँ तक का मुआसरा करेंगे। ये बात भी की है कि लीडरों ने भी खुलकर कह दी कि हम इस्लामाबाद की बजाय पिंडी का रुख करेंगे। असद उमर ने भी कह दिया। तो इसके लिए इनके जो 5000 जंगजू हैं, इसमें जो एक बिल्कुल अहम नुक्ता है वो बड़ा काबिल गौर है। वो ये है कि जो जंगजू इसलिए लाने हैं उनमें कुछ तो TTP के लोग हैं जिनके काफिलों ने PTI के झंडे लगाकर पख्तूनख्वा का रुख करना शुरू कर दिया है, कबायली इलाकों से और शायद अफगान सरहद के उस पार से भी, क्योंकि TTP को वहाँ अफगानिस्तान में अब अपने मजहबी भाई होने की वजह से एक किस्म का तहफ़्फ़ुज़ मिल गया है। अगर से अफगान तालिबान और TTP के तरीक़ाकार, अहदाफ और वहशत और शिद्दत में फ़र्क है। तो वो वहाँ से लोग गाड़ियों पर आ रहे हैं झंडे लगाकर,
اور پختونخوا میں پہنچ رہے ہیں اور پشاور سے اس پار ان کو اکٹھا کیے جا رہا ہے، جہاں سے یہ اسلام آباد بالکل نزدیک ہے، یعنی ہزارہ ڈویژن کے سرحدی علاقوں میں۔ اب وہاں ان کو پہنچا دیا گیا، اور ان کی تعداد کتنی ہے یہ اس کا نہیں اندازہ، لیکن یہ اطلاع ہے کہ سینکڑوں ٹی ٹی پی کے لوگ، یعنی 200-250 سے زیادہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ 300-400 سے بھی 300-400 کے قریب طالبان جو ہے ٹی ٹی پی والے، یہ ایبٹ آباد میں پہنچ چکے ہیں۔ ان کو اسلام آباد میں داخل کرانے کا پلاننگ ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ گلگت والا گروہ کوئی 1,000-800 بندہ ان کا بھی آئے گا اسلام آباد میں۔ اچھا، جو میں نقطہ بتانے والا ہوں یہ ہے کہ گلگت کا گروہ اور ٹی ٹی پی یہ مسلک کے لحاظ سے ایک دوسرے کے الٹ ہیں، ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، ایک دوسرے کی جلوسوں میں، مسجدوں میں یہ بم دھماکہ کرانا عین جائز سمجھتے ہیں، اور ان کی دشمنی اتنی زیادہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی دشمنی بھی اتنی زیادہ نہیں ہوگی جتنی ان دو گروہوں کی ہے۔ ان کا ایک کا مطلب گلگت والوں کو کچھ اور ہے، ٹی ٹی پی سے کچھ اور ہے، لیکن یہ اس لانگ مارچ پر گویا کہ انہوں نے اتحاد کر لیا، یا ہاتھ ملا لیا، یا ہاتھ ملائے بغیر ہی مشترکہ ہدف پر اتفاق رائے کر لیا۔ یہ کیسے عجیب بات ہے؟ عجیب بات اس لیے نہیں ہے کہ دونوں کا مقصد پاکستان کو ختم کرنا ہے۔ وہ جو گلگت والا گروہ ہے وہ تو ماضی میں گلگت کو پاکستان سے الگ کرنے کے لیے وہاں ہڑتالیں بھی کرا چکا ہے، وہاں جلوس بھی نکلوا چکا ہے، وہاں پرتشدد قسم کے تصادم بھی کرا چکا ہے، اور ان کا ایم یہ ہے کہ گلگت میں ایسے حالات پیدا کر دیے جائے اندر سے کہ انڈیا جو ہے وہ گلگت کے اندر اپنی فوج داخل کر دے، اور چاہے سارے گلگت پر قبضہ نہ کرے لیکن شاہراہ ریشم کو ضرور کاٹ دے، کیونکہ شاہراہ ریشم کے ساتھ ہی سی پیک کی گزرگاہ ہے، اور سی پیک جو ہے وہ اس گلگتی گروہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ اور دوسری طرف جو ٹی ٹی پی والے ہیں انہوں نے بھی اپنے عزائم کا کھل کر اظہار کیا، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کیا ہے، وہ یہ کہ پاکستانی فوج سوات سے بھی نکل جائے، مالاکنڈ سے بھی نکل جائے، وزیرستان سے بھی نکل جائے، بانا سے بھی نکل جائے، ان سب علاقوں سے نکل جائے، جہاں ہم اپنی حکومت قائم کریں گے اور فیصلہ کریں گے کہ ہم نے افغانستان کے ساتھ رہنا ہے یا پاکستان کے ساتھ۔ اور ایک لیڈر نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم تو افغانستان کا حصہ ہے، یہ سارا علاقہ ہی پشاور تک کا علاقہ، تک کا علاقہ سارا افغانستان کا ہے۔ یعنی ان کا بھی اوپن ایک سٹانس ہے کہ یہ پختونخوا صوبے کو کے پی پاکستان سے الگ کرنا ہے۔ تو پاکستان توڑنا گلگت اس گروہ کا اور ٹی ٹی کے اس گروہ کا، یعنی دو جتھوں کا بنیادی مقصد ایک ہی ہے کہ پاکستان کو تباہ کرنا ہے، پاکستان کو ختم کرنا ہے، جی بی کو بھی الگ کرنا ہے، پختونخوا صوبے کو بھی الگ کرنا ہے۔ تو اس مشترکہ مقصد نے ان دو جانی دشمنوں کو عمران خان کے جھنڈے تلے اکٹھا ہو کر اپنا دھارمک یدھ کرنے پر آمادہ کیا ہے، اور اب وہ یہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ میں بحث نہیں کر رہا کہ وہ اپنے عزائم میں پورے ہوں گے کہ نہیں، کیونکہ وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اسلام آباد میں ان دونوں حضرات کا مقصود ٹھپنے کے لیے بندوبست پورا ہے۔ اور اگر بالفرض انہوں نے جس طرح کے پی ٹی آئی کے لوگ اشارہ کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے لوگ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ لانگ مارچ نے اگر پنڈی کا رخ کر لیا، پنڈی میں داخل ہو گیا، تو یہ پنڈی میں کسی بھی عمارت کا گھیراؤ کر لیں گے۔ اتنی ضرورت میں نہیں ہو رہی کہ کسی بھی عمارت کا نام لے دیں، لیکن یہ کسی بھی عمارت سے کیا مراد ہے ان اینکر پرسن کی آپ بھی سمجھتے ہیں۔ تو اگر پنڈی کا رخ کیا تو ان کو ذرا دوسری نوعیت کی مار پڑے گی جو زیادہ انجریز کا باعث بنے گی، اور جب اسلام آباد میں مارچ کیا، داخلے کی کوشش کی، تو ان کو بات مختلف قسم کی پڑے گی۔ اسلام آباد کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ اب بھی کہنا ہے کہ حکومت ان کو نہیں روکے گی، اسلام آباد شہر کے اندر وہ داخل ہو جائیں گے، لیکن ریڈ زون میں ان کو آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت نے اسلام آباد کا جو ریڈ زون ہے اس کا جو دائرہ ہے، جو رقبہ ہے، جو اس کی حدود ہے، وہ بڑھا دی ہیں۔ اگر اسلام آباد میں داخلے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کبھی ہوتا تو پھر یہ حدود بڑھانے کی اجازت نہیں ملنی تھی، لیکن میرے پاس جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں ان کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ ریڈ زون کا دائرہ بڑھایا ہے اس لیے کہ اگر کوئی سخت ترین ایکشن کرنا پڑے تو اس کی گنجائش مل سکے، واللہ عالم اس کے نزدیک جا کر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اطلاع تو پھر یہ بھی آ رہی ہے، اگر اطلاعات کا سلسلہ ہم دیکھیں تو کئی قسم کی اطلاعات آ رہی ہے۔ اطلاع یہ بھی آ رہی ہے کہ لانگ مارچ نہ اسلام آباد پہنچ سکے گا اور نہ ہی پنڈی پہنچ سکے گا، یہ رستے ہی میں اس کا
क्रियाक्रम हो जाएगा, ये इतलात भी आ रही हैं। और तीसरी बात यह है कि जनरल आसिम नसीर साहब से इमरान खान को क्या दुश्मनी है, सबको पता है कि क्या दुश्मनी है। इमरान खान को शिकवा था कि इन्होंने मेरे घर की पिंकी चोरने की चोरी क्यों पकड़ी, और ठीक बात है कि यही बात है। लेकिन इमरान खान से ज्यादा गुस्सा उसको है जिसकी चोरी जनरल साहब ने पकड़ी। और अब जो इतला मिली है वो ये है कि पिंकी पीरनी की जिद थी, पिंकी पीरनी नाम रख लें उसका, ये पिंकी चोरनी। अब तो खैर ये सिक्का बंद पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है कि ये दोनों मियाँ बीवी और इनके चाचे मामे भाई बहने सब करप्ट और चोर हैं। तो ये पिंकी चोरनी ने इसके गले पर अंगूठा रखकर ये कहा कि तुम इलेक्शन को अपनी मांग बेशक बनाओ, लेकिन ये इस आदमी को मैं आर्मी का चीफ नहीं देख सकती। ये पाकिस्तान की मामूली लगती है कि इस आदमी को मैं आर्मी चीफ नहीं लगने देना चाहती। फैसला हुकूमत ने करना है, फौज ने करना है। फौज ने इस तरह करना है कि उसने 5-6 नाम देने हैं और वज़ीर आज़म ने इस तरह करना है कि उनमें से एक को ले आना है। और इतलात यही है कि जो मेरिट पर नाम आएगा, ऊपर 2 मेरिट होते हैं। एक मेरिट ये होता है कि कौन कौन आर्मी चीफ लगने का अहल है। ज़ाहिर है जो 6 के 6 नाम आएंगे या फर्ज कीजिए 5 नाम आएंगे तो वो सारे के सारे आर्मी चीफ लगने के अहल होंगे, तभी तो वो नाम आएंगे। और ये फैसला फौज ने करना है, आर्मी चीफ ने वो नाम तय करना है। वज़ीर आज़म ने सिर्फ उनमें से एक को पिक करना है और ये फैसला करना है कि सीनियरिटी में नंबर 1 कौन है। सीनियरिटी में नंबर 1 जो है वो आसिम मीर भी हो सकते हैं, उनके बाद कोई और भी हो सकता है, क्योंकि उनके मुतजाद इतलात है। एक इतला ये है कि वो 29 नवंबर से 3 दिन 4 दिन पहले रिटायर हो जाएंगे, इसलिए उनको तोहफ़ी देना पड़ेगी अगर उन्हें आर्मी चीफ बनाना है। तो कुछ दूसरे हजरात का कहना है कि नहीं, उन्हें तोहफ़ी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर उन्हें मुकर्ररा तारीख से, उनकी रिटायरमेंट की तारीख से पहले तरक्की दे दी जाए तो फिर तोहफ़ी देने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। कोई भी ऑप्शन इख्तियार किया जा सकता है। और ज़्यादातर इतलात यही हैं कि उन्हीं को ये इस ओहदे के लिए मुंतखब किया जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है ये यकीनी इतला किसी के पास नहीं है। ये सारा एक जो हालात नज़र आते हैं उसके मुताबिक अंदाजे लगाएं लोगों ने कि गालिब इम्कानात ये हैं कि ये हो गए। तो जब गालिब इम्कान की बात है तो फिर मेरे ख्याल में डेफिनेट अंदाज में बात नहीं करना चाहिए। लेकिन बहरहाल जो इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि जनरल आसिम नसीर ही आर्मी चीफ होंगे, वजन उनकी राय में भी है, इसलिए इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरा इशू ये है कि इमरान खान और उसकी पिंकी पीरनी को ये इख्तियार किसने दिया कि वो इस तरह की बात करे कि ये आदमी को मैं देखना नहीं चाहती। ये पिंकी पीरनी ने इमरान खान के गले पर अंगूठा रखा है और उसे कहा है कि ये मुझे नहीं चाहिए। और पिंकी पीरनी की, पिंकी चोरनी की इमरान खान कोई बात नहीं टाल सकता। अगर पिंकी पीरनी उसे हुक्म दे कि दिसंबर की रात शहर में नंगी होकर बैठ जाओ और माश की दाल का आटा पूरे जिस्म पर लेप लो और उसके बाद सुबह तक इसी तरह बैठे रहो, तो ये बैठा रहेगा। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ये करेगा कि कोकैन जो है उसके डोज जो है वो डबल डोज ले लेगा, ट्रिपल डोज ले लेगा ताकि सर्दी न लगे। लेकिन ये पिंकी पीरनी को इनकार नहीं कर सकता। उसने अपने जादू टूने में कोकी कड़की में ऐसा फंसाया कि ये निकल नहीं सकता। और यहाँ मैं ये बात कह दूँ कि पिंकी पीरनी के जितने भी जादू टूने हैं, जितने भी उसके मुवक्किल हैं, ये पीर है, ये जो भी हैं, उनका जोर चलता है तो इमरान खान पर, क्योंकि इमरान खान के अलावा उसने जिसको भी नुकसान पहुंचाना चाहा वो नुकसान नहीं पहुंचा सकी, बल्कि वो महफूज रहा। अब आप देखिए ना कि इन्होंने ये खबरें आ चुकी, हामिद मीर साहब ने भी रिपोर्ट दी कि इमरान खान ने, उसकी गवर्नमेंट ने जनरल बाजवा को सैक करने का मनसूबा बनाया, नाकाम रहा। फिर मनसूबा बनाया कि वो फैज को, जो इसका कोच है, माई बाप है और जो सारे फितना फसाद की जड़ है, उसको मैंने यहाँ से तब्दील नहीं होने देना। वो तब्दील हो गया। फिर जहाँ वो पहुँचा तो वहाँ से तब्दील नहीं होने देना, लेकिन वहाँ भी उसको वहाँ से भी उसको तब्दील होना पड़ा। फिर इसने सारा जोर लगा लिया कि अक्टूबर सितंबर के अंदर अंदर मैंने इसको वापस आर्मी चीफ लाना है, नहीं ला सका। अब उसकी तगोदो है वो कि भाई इसको कम से कम वो 5-6 नामों की लिस्ट आनी है, उस लिस्ट में ही उसका नाम शामिल करवा दिया जाए, वो नहीं करवा सका। और नवाज शरीफ की जान लेने के लिए पिंकी पीरनी ने एक बड़ा ज़बरदस्त टूना किया, क्योंकि नवाज शरीफ उसकी पहुंच में थे, इसलिए कि वो जेल में थे और जेल में पिंकी पीरनी की मर्जी की हर चीज़ जेल में जहाँ चाहे पहुँचाई जा सकती थी, उसमें भी नाकाम रहे।
फिर जनरल बाजवा का गुड्डा बनाकर उसमें सुइयां चिपकाई कि ये बीमार पड़ जाए तो हालत हो जाए, या इसको इसकी टांग टूट जाए, या पता नहीं उस चीज को बोलने का क्या मकसद था। क्योंकि टूने में ये होता है कि अगर सीने पर कील ठोक दी जाए तो उसका मतलब होता है कि ये मर जाए, और अगर पेट के नीचे कील से बोई जाए तो उसका मतलब ये होता है कि इससे गुर्दे फेल हो जाए। यानी इस हद तक फेल, इस तरह कि वो आदमी जिंदा रहे लेकिन वो गुर्दों का खतरनाक हद तक मरीज हो जाए, और अगर टांग पर वो चिबोई जाए तो जो टांग उसकी टूट जाए। तो इस तरह का मकसद है, लेकिन वो हमें नहीं पता कि वो गुड्डे पर सुइयां कहाँ कहाँ चिबोई गई थी। हमें सिर्फ इतनी रिपोर्ट मिली थी कि गुड्डे पर सुइयां चिबोई गई थी कई मुकामात पर। जनरल बाजवा को कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल हट्टे कट्टे जिस तरह उनकी तो कोई ऐसी खबर भी नहीं आई कि तबीयत नासाज है, वो 3 दिन दफ्तर नहीं आएंगे, ऐसी खबर भी कोई नहीं आई। यानी टोटल उसका जनरल बाजवा पर नाकाम रहा, दूसरे जनरलों पर भी नाकाम रहा। नवाज शरीफ भी बच के निकल गया, और मरियम को भी जहर दिया पिंकी पीरनी के आर्डर पर, क्योंकि ये खबर लीक हो चुकी है। पिंकी पीरनी का आर्डर था कि मरियम नवाज बच कर ना जाने पाए। तो ये खुद को लोगों की जिंदगी मौत का मालिक समझ बैठी थी, और अब ये अपॉइंटमेंट भी यही करवाएगी, इसका ख्याल है। ये तो पाकिस्तान की बदकिस्मती समझिए, या नहूसत का ऐसा गिरदाब कि जिसमें एक जादूगरनी ये फैसले करवाने की कोशिश कर रही है कि आर्मी का चीफ कौन होगा और आर्मी का दूसरी कमान में कौन कौन होगा। लाहौल अवलाद को पड़े बगैर चारा नहीं। लेकिन बहरहाल इसके सारे ख्वाब उल्टे पुल्टे हो रहे हैं। इसने जितने भी ख्वाब देखे थे टांगे पसार कर पहले बड़े आराम से कि मैं यूं शाहयास वज़ीर आज़म बन जाऊंगा, बिल्कुल सदर बन जाऊंगा, बादशाह सलामत होने का ऐलान कर दूंगा, फैज मेरे साथ है, ये उम्र भर इस मुल्क की ऐसी की तैसी फेरेंगे दोनों मिलकर। वो ख्वाब टूट गए। अब ये ख्वाब अब भी देख रहा है, लेकिन पाँव पसार कर नहीं, बल्कि एड़ियां उठाकर ख्वाब देख रहा है। एड़ियां उठाकर, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि पब्बा पार। तो ये अब इसकी जो बाकी मानदार जिंदगी है कितनी भी है ये हमें नहीं पता, 100 साल चाहे जिंदा रहे, लेकिन बाकी मानदार जिंदगी इसकी पब्बा पहाड़ खड़े होकर ही गुजरेगी, चाहे वो जेल खाने में गुजरे, चाहे वो किसी और जगह। तो अब जो ख्वाब है वो भी एक के बाद एक करके टूट रहे हैं। और ये सारा ड्रामा पीटीआई वालों ने जो रचाया हुआ है कि दरअसल इमरान खान के लॉन्ग मार्च में बंदे कम हैं, तो उसकी वजह यह है कि इमरान खान की खुफिया स्ट्रेटजी है जिसके जरिए वो हुकूमत को परेशान कर रहा है। हालांकि खुफिया स्ट्रेटजी क्या है, इसने 1000 मरतबा हर जलसे में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में, अपने ट्विटर अकाउंट पर और अपनी पीटीआई के सोशल मीडिया के जरिए कितने मरतबा अपीलें की है कि जिनको गिना भी नहीं जा सकता कि कौम जोक दर जोक निकले उस रोज, और लाहौर से हम इतना बड़ा समुंदर लेकर जाएंगे कि पता नहीं वो मंगला डैम से भी बड़ा समुंदर होगा। ये लॉन्ग मार्च के शुरका की तादाद 2000-2500 से ज्यादा नहीं बढ़ सकी। तो अब ये पीटीआई वाले बहाने बना रहे हैं कि ये तो स्ट्रेटजी है हमारी। इमरान खान ने तो बंदे निकालने ही नहीं थे, उसने तो बंदे निकालने थे आखिरी रोज, और आखिरी रोज 4 तारीख थी, फिर 8 हुई, अब 10 या 11 बता रहे हैं। लेकिन इस बीच में और क्या हुआ है नाज़रीन, ये कि इमरान खान की हर बेहुदा हरकत, उसके मुंह से निकलने वाला हर लूज फिक्रा वीडियो की शक्ल में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, टीवी चैनल पर भी चल रहा है। इससे पहले आपने इसका तस्वर भी किया होगा। मसलन एक खातून के साथ इसकी बेहुदा तरीन अंदाज में जो वीडियो आई है कि ये उसके अपना गाल उसके सर से मिलाने की कोशिश कर रहा है। इसका ख्याल था कि कैमरे में क्या पता चलेगा, तो मैं झुका हुआ हूँ कि सड़क झाड़ रहा हूँ, वो चीज़ आ गई सामने। ये तो मैंने एक मिसाल दी, और इसकी और कितनी चीज़ें हैं जो इसके मुंह से निकल रही हैं, झूठ निकल रहा है, हर झूठ पर इसकी पकड़ हो रही है। मतलब ये कि जनरल बाजवा करप्शन के खिलाफ थे, नैब तो मेरे इख्तियार में नहीं थी। हालांकि ये वही नैब है जिसने जब ये कहा था कि पीटीआई का इसकी तरफ इशारा करके कि हुकूमत के वजीर भी बहुत सारे आगे पकड़े जाएंगे, तो चेयरमैन नैब की वीडियो इसने जारी कराई थी। नैब तो इसके कंट्रोल में थी, और फिर ये कंट्रोल अगर नैब पर इसका कंट्रोल नहीं था, तो फिर आखिर नैब ने अपने सारे केस मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी वालों के खिलाफ क्यों बनाए, इमरान खान की पार्टी के खिलाफ एक केस भी नहीं बना। तो अब ये जो भी झूठ बोलता है उसका ताक़ब होता है, सोशल मीडिया पर भी और चैनल पर भी उसके प्रोग्राम होते हैं, जिसकी वजह से इमरान खान की परेशानी, मायूसी, डिप्रेशन, टेंशन बढ़ती जा रही है। क्योंकि उसको ये तवक्को नहीं थी इतना ज़्यादा मेरे खिलाफ गुल बचेगा कि मेरी हर एक हरकत पर पकड़ होगी। ये अब इसकी नहुसत में एक और
بہت خوبصورت بچے کی جان لے لی ہے اس کے لانگ مارچ کنٹینر نے جو غلط سم سے آ رہا تھا اور اس نے 2 بھائیوں کو قتل دیا، ایک موقع پر چل بسا، ایک یہ چوتھی موت اس کے لانگ مارچ میں۔ یہ نحوست ابتدا ذہن اس نے یہ لاشیں گرانے کا پروگرام لے کر نکلا تھا، لیکن 4-5 لاشیں تو اس نے گجرانوالہ تک پہنچتے پہنچتے ہی گرا دی ہیں۔ اس کی ایسی نحوست ہے، اور یہ نحوست نے اس کو بھی لپیٹ میں لے لیا اور اس کی پنکی پیر نے بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تو ناظرین آخری خبر یہ ہے کہ سیلاب زدگان کے لیے فنڈ یہ کہتا ہے کہ میں نے 19 ارب جمع کیے، یہ جھوٹ ہے، 19 ارب جمع نہیں ہوا۔ جو بتانے والے بتاتے ہیں کہ 3 ارب سے کچھ زیادہ رقم جمع ہوئی ہے، 3 ارب سے، اور اس رقم میں سے بھی اس نے سیلاب زدگان کے لیے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے ایک قافلہ پہنچا تھا امدادی سامان لے کر جنوبی پنجاب، یہ فنڈ جمع کرنے سے پہلے کی بات ہے، تو وہاں کیمپ میں جا کر درخت کھولے گئے تو ان میں جو سارا امدادی سامان تھا وہ ایک جیپ میں آ سکتا تھا، بلکہ جیپ میں پھر بھی جگہ بچ جاتی کہ یعنی یہ دھوکا کیا، چیٹ کیا لوگوں کو، ٹرک والا چکر ہی گولی تھا، موٹر سائیکل پر یہ سارا سامان جا سکتا تھا جو عمران خان باہر لے کر گیا، اور وہ بھی تقسیم نہیں کیا، وہ بھی ویسے کے ویسے واپس آ گئے۔ یہ اتنا بے ایمان آدمی ہے۔ اور اس کے بعد یہ فنڈ جمع ہوئے 3 ارب 3.5 ارب جتنے بھی جمع ہوئے، اس میں سے اس نے 1 روپیہ ایک ڈھیلا بھی سیلاب زدگان پر خرچ نہیں کیا۔ اس میں سے کچھ رقم اس نے دبئی بھجوا دی ہے، کچھ پارٹی فنڈ میں رکھ لی ہے دھرنے کے لیے، یعنی وہ دھرنے پر خرچ کر دی گئی بڑی رقم، کتنی رقم یہ تفصیل نہیں پتا، لیکن کہا جاتا ہے کہ آدھی سے زیادہ رقم اس نے دبئی بھیجی ہے، آدھی سے زیادہ، اور آدھی سے کچھ کم جو ہے وہ دھرنے پر خرچ ہو رہی ہے۔ اور دھرنے پر یہ جو رپورٹ آئی ہے وہ اس میں یہ ہے کہ یہ 6 دنوں میں اس نے دھرنے پر تقریباً کوئی 20 یا 22 کروڑ روپے خرچ کیے۔ تو ابھی 11 تاریخ تک چلنا ہے، تو لگتا ہے کہ 1 ارب سے تو اوپر رقم ہو جائے گی۔ یہ دھرنا میں بار بار کہہ رہا ہوں، لانگ مارچ پر 20-22 ارب روپے اس میں سے خرچ کر چکا ہے، اور کچھ اس کو پنجاب گورنمنٹ نے بھی پیسہ دیا۔ اس نے پنجاب گورنمنٹ سے 2 ارب مانگا تھا، وہ پنجاب گورنمنٹ نے نہیں دیا، لیکن اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دیا ہے، چند کروڑ اس کو دیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو خرچہ ایکٹیویٹی کی بنیاد پر ہوتا ہے وہ الگ ہے، وہ بھی پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے، یعنی ایک بے مثال پروٹوکول اس کو دیا گیا ہے، اور پنجاب حکومت نے اور بھی کئی طریقے سے فیور کی ہے۔ اس کے جلوس کی، لانگ مارچ کی جو ڈرون کیمرے سے یا جلسوں کی فوٹو آئی تھی، انہوں نے اس کا پول کھول دیا کہ یہ جعلی فوٹو جو اپنے سوشل میڈیا سیل کے ذریعے ٹی وی چینلز کو جاری کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ ان کی مرکزی شوٹنگ ٹیم ایک الگ ہے، جو فوٹیج وہ بناتی ہے وہ ٹی وی چینل کو وہی فراہم کی جاتی ہے، اور اس میں 2 نمبری کی گئی ہوتی ہے۔ ڈرون طیاروں کے ذریعے یہ جعل سازی بے نقاب ہوئی، اور خاص طور پر وہ ڈرون فوٹیج بڑی مشہور ہوئی جو وائس آف امریکہ نے کے نمائندے نے کی۔ اس پر عمران خان کو بڑا پیچش لگ گیا، اس نے پرویز الہی سے بات کی، جس کے بعد پرویز الہی نے یہ حکم دیا ہے اپنے کمشنروں کے ذریعے، ڈپٹی کمشنروں کے ذریعے، کہ عمران خان کے جلسوں اور جلوسوں اور لانگ مارچ پر کوئی ڈرون طیارہ فلائی نہیں کر سکے گا، جو لے کر جائے گا اسے سزا ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا بھرم برا رہے۔ لیکن چلیے دیکھتے ہیں، اب آج یہ کسی وقت گجرات کے علاقے میں داخل ہو جائے گا، اور گجرات کے بعد پھر جہلم کا علاقہ آئے گا، سرائے عالمگیر کا جہلم کا۔ تو آج گجرات میں یہ کیا لوگ اکٹھے کر سکتا ہے، کیونکہ وہاں مونس لائی بہت سرگرم ہے بندے زیادہ سے زیادہ اکٹھے کرنے کے لیے، لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ بندے زیادہ سے زیادہ اکٹھے کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ مسئلہ جلسے بھرنے کا نہیں ہے، مسئلہ لانگ مارچ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے بھر کر اسلام آباد تک پہنچانے کا ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔